नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इयत्ता 10वीं विषय हिंदी का जो 5वां पाठ है, ईमा ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। दोस्तों, सुनील शास्त्री इस पाठ के लेखक है। सुनील शास्त्री यह लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। दोस्तों, इस पाठ ने उन्होंने उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किस प्रकार से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, यह उनके अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब तक लाल बहादुर शास्त्री जीवित थे तब तक उनके परिवार का जीवन यह अभाव विरहित था। किसी भी बात की कमतरता उन्हें उनके परिवार में लाल बहादुर शास्त्री पड़ने नहीं देते थे। अपनी ईमानदारी, अपनी सहजता, अपने प्रामाणिक कष्टों के, अपने कर्तव्यों के आधार पर वह अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते थे। प्रधानमंत्री पद का ओहदा उनके पास होकर भी उस पद से वह बहुत कुछ पा सकते थे, लेकिन उस पद की गरिमा को संभालते रखते हुए उन्होंने अपने परिवार पर उस पद का दुरुपयोग या फायदा किसी भी प्रकार से न करते हुए अपने परिवार को ईमानदारी से वहां से अलग रखा है। यह अलग अलग घटनाओं के माध्यम से लेखक सुनील शास्त्री जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। हमने देखा, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव ही था। एक अभाव पिताजी न होना, दूसरा अभाव पिताजी न होने के बाद जिन परिस्थितियों का सामना परिवार के सदस्यों को करना पड़ता है, जिस प्रकार की परिस्थितियों का संघर्ष उन्हें करना पड़ता है, वह अभाव भरा जीवन उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, पिताजी के गुजरने के बाद मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उसमें पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वो उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए हैं तो वहाँ जो गाड़ी थी वह इम्पाला शेवरलेट, उसे देख देख कर बड़ा ही जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। मैंने बाबूजी की निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बेटे होते हुए भी अपने पिताजी की का एक नैतिक दर्पण सुनील शास्त्री जी के ऊपर था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बेटा होने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकारी जो चीज़ें हैं उसका उपभोग हम परिवार के लोग भी ले सकते हैं, और इस प्रकार से वह अब सुनील शास्त्री जी आदेश देने के आदि हो चुके थे। और उन्होंने उनके जो पिताजी के स्वीय सहायक थे, सेक्रेटरी थे, उन्हें कहा कि आप इम्पेला गाड़ी जो है, इम्पाला गाड़ी रेजिडेंस की तरफ ड्राइवर को कह दो भेजने के लिए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। 2 मिनट में प्रधानमंत्री के बेटे सुनील शास्त्री जी ने आदेश दिया और इम्पाला गाड़ी आ गई। इस प्रकार से मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। सुनील शास्त्री जी ने उनके जो सुनील भैया थे उन्होंने आपस में यह गाड़ी चलाने का डिसाइड किया और ड्राइवर से बोले कि आप आराम करो, हम आते हैं तब तक घूमकर। गाड़ी ले हम चल पड़े।
एक शान की सवारी थी। इम्पाला गाड़ी में बैठकर सवारी करना यह बहुत बड़ी बात थी और देश के प्रधानमंत्री की इम्पाला गाड़ी में बैठकर उनके ही बेटे यह शान की सवारी करने के लिए निकल गए थे। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। वो सुनील शास्त्री जी दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे और बातों बातों में बहुत वक्त हो चुका था और वो भूल गए थे कि बहुत समय हो गया है। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, क्योंकि बाबूजी दफ्तर गए थे, कार्यालय गए होंगे, अब वो घर आ गए होंगे। इस बात का ख्याल सुनील शास्त्री जी को आया। फिर वापस घर आ फाटक से पहले गाड़ी रोक दी। वापस घर आ गए, फाटक से पहले गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी, वह सलूट वलूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। गेट का आवाज़ पिताजी को नहीं आना चाहिए, इसलिए सुनील शास्त्री जी अपने घर के जो नौकर थे उन्हें हिदायत दे रहे कि दरवाजा धीरे से खोलो, क्योंकि पिताजी को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो, क्योंकि बाबूजी का डर था। बाबूजी का डर, वह खटपट सलूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार ही पूछताछ करेंगे। उन्हें लगा कि पिताजी को पता नहीं है कि बच्चे गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। हम पिताजी के नज़रअंदाज से गाड़ी अंदर ले जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। अगर पिताजी को पता भी होगा कि गाड़ी लेके गए हैं तो अभी वो गुस्सा होंगे, लेकिन सुबह तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसलिए वह पिताजी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को इस बात का पता न चले, इसके लिए यह सब कर रहे हैं। और आगे देखो, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी जी से जैसा कहा गया उसने वैसा किया। दबे पैर पीछे किचन की ओर से दरवाज़ा खुला। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। देर रात हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटकाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात तक को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। रात भर जागने के बाद समय पर घर न पहुँचने के कारण सुनील शास्त्री घर पहुँचे और रात को पिताजी को ना पता चले, इस अंदाज में वह घर में दाखिल हुए। माताजी से पूछा, माताजी ने उनके सवालों का जवाब दिया और इस प्रकार वह अपने रूम में चल जाने से पहले अपने माताजी को कह के गए कि किसी को सुबह मुझे उठाने के लिए जल्दी मत भेजना। लेकिन सुबह 5 पौने 6 बजे ही किसी ने दरवाज़ा खटकाया। तब अंदर से आवाज़ आई। मैंने तेज आवाज़ लगाई कि देर रात आया हूँ, सोया नहीं हूँ, मुझे सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ाता हुआ बड़बड़ करते करते वह दरवाजे तक गया। उसे लगा कि कोई नौकर अपने घर के मुझे जगाने के लिए आए होंगे, लेकिन दरवाजे पर नौकर नहीं, लाल बहादुर शास्त्री खुद उन्हें जगाने के लिए आए थे। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ उसे समझाया और कहा कि चलो बेटे, कोई बात नहीं, हम साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है।
पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी को पता था कि सरकारी गाड़ी लेकर अपना बेटा अपने दोस्त के यहाँ व्यक्ति उनका निजी काम करने के लिए गया है, इसलिए उन्होंने बेटे को बोला कि चलो बेटे हम साथ साथ चाय पीते हैं। और यह जानकारी सुनील शास्त्री को हो गई कि पिताजी को यह बात पता चल चुकी है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पे चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? यानी खाने पर अपने दोस्त के यहाँ किस साधन से गए? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? तुम्हारी गाड़ी तो, तुम्हारे लिए जो मैंने गाड़ी ली है फिएट गाड़ी, वो तो गेट पर खड़ी थी, फिर आप कैसे अपने दोस्त के यहाँ खाने पर गए? ऐसा सवाल लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे सुनील शास्त्री से कहना पड़ा। उनको अभी नाइलाज हो गया और कोई कारण न रहने के कारण उन्हें सच कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों की बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, और देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी है और अपना बेटा यह गाड़ी चलाने का शौक रखता है। यह उनके समझ में आ गया। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न करके बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकालती थी। इम्पाला गाड़ी का प्रयोग खुद लाल बहादुर शास्त्री अपने निजी कार्यों के लिए नहीं करते थे। जब कोई स्टेट का गेस्ट आता था, कोई मेहमान आता था अदर स्टेट का, तब वह इम्पाला गाड़ी को निकालते थे। उनकी बात सुन मैं अनिल भैया की तरफ देख आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम इसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। मैं समझ गया था कि यह इशारा। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लोग बुक रखते हो ना? उसने हाँ, मैं उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? वो जो गाड़ी का ड्राइवर है, वो सरकारी गाड़ी कहाँ पे जाती है उस बात की एंट्री उसे अपने बुक में, सरकारी बुक में करनी पड़ती है। तब लाल बहादुर शास्त्री उस ड्राइवर को पूछते कि आपके पास बुक है, आप एंट्री करते हैं? तो उसने कहा हाँ एंट्री करते हैं। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर, क्योंकि 14 किलोमीटर का जो उन्होंने प्रवास किया था वह उनके परिवार का उनके निजी कार्य का प्रवास था, इसलिए उन्होंने वो पूछा और अपने अलग ढंग से अपने कर्तृत्व का परिचय लाल बहादुर शास्त्री यहाँ देते हैं। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 15 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 15 किलोमीटर निजी उपयोग, यानी 15 किलोमीटर जाने के लिए जो ईंधन खर्च लगा वह खुद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होकर भी अपने परिवार के खर्च से करेंगे, यह उन्होंने लिखने को कहा। तब एक प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र की जो संपत्ति होती है, जो साधन होते हैं, उसका विनियोग सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करेगा और जो कुछ वैयक्तिक निजी कार्यों के लिए करेगा वह खुद के पॉकेट में से करेगा। वह आदर्श उन्होंने अपने बच्चों के सामने रखा। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा कर दे। उस प्रवास का 14 किलोमीटर का जो प्रवास हुआ, उस किलोमीटर में जितना भी खर्चा लगा वो 60 प्रति पैसे किलोमीटर से जमा कर दो, ऐसा अम्मा से कहा। अम्मा को वह पैसे उस ड्राइवर को देकर सरकार की गाड़ी चलाने का जो खर्चा हुआ वो उन्होंने अपनी जेब से डालने को कहा। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर
पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते रहे। उनके दोनों बच्चों के समझ में आ गया कि उनके पिताजी का जो कार्य है वो किस प्रकार से है, यह उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया। दोस्तों, इसी प्रकार का कार्य लाल बहादुर शास्त्री ने अपने अलग अलग उदाहरणों के सामने हमारे सामने रखा है, इसलिए वह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। आगे का जो पाठ है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।